हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मुद्रा। मुद्रा क्या होती है हर कोई जानता है, और बट मुद्रा के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें रिलेवेंट होती है उसके बारे में उतना जानते नहीं है। इसलिए आज हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में। पर मुद्रा का ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा आपसे। मुद्रा के पहले एक चीज होती थी, नाम होता था वस्तु विनिमय। आपने सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने और अच्छी बात है, सुने हो तो और भी अच्छी बात है। वस्तु विनिमय था इसके पहले, जैसे मैंने इसके पहले था बोला, मतलब ये अभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वस्तु विनिमय में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से हमें मुद्रा को लाना पड़ा। देखिए, अगर कोई चीज में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तभी हम कोई नई चीज का इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। तो इस वस्तु विनिमय की उन सभी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से मुद्रा का उत्पत्ति हुई, इसको लाना पड़ा। दूसरी चीज, इस मुद्रा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जो वस्तु विनिमय की कमियां थी, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो वस्तु विनिमय की जो कमियां थी ना, वही इस मुद्रा की क्या बनेंगी, विशेषताएं बनेंगी। हमें ये पढ़ना है। पेपर में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, जो नॉर्मली मैंने देखा हूं। क्या पूछता है क्वेश्चन ये पूछता है कि वस्तु विनिमय का अर्थ बताकर उसकी कठिनाइयों के बारे में बताइए और मुद्रा की विशेषता या गुण के बारे में बताइए। तो ये बातें आज की इस पूरी वीडियो में मैं डिटेली बताने वाला हूं। एक एक बात को समझाऊंगा मैं, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन। कंटिन्यू करते हैं। पहली चीज हमारे पास याद ये है प्रस्तावना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रस्तावना लिखा है मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। आप सभी को पता है मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि आप एक मानव हो। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास विचार करने की शक्ति है। हम सोच सकते हैं कि कोई चीज सही है या गलत है। तो जब हम सोचते हैं ना, इसलिए हमें क्या बोला गया है, बुद्धिमान प्राणी कहा गया है। जो मुद्रा का आविष्कार है, वो विश्व में अनेक आविष्कार हुए, आपको पता है, महत्वपूर्ण आविष्कारों एवं मूलभूत आविष्कारों में से एक है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है और मूलभूत आविष्कार है। विश्व में बहुत सारे आविष्कार होते रहते हैं, नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आविष्कार, नया एक इन्वेंशन जो है वो क्या है, हमारा मुद्रा है। क्राउथर के अनुसार, प्रोफेसर क्राउथर, ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा यहाँ पे, इनकी कुछ परिभाषाएं भी आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। यह लिखा है, विज्ञान की प्रत्येक शाखा मौलिक अनुसंधान होते हैं। जैसे कि विज्ञान की जितनी भी शाखा में जितने भी अनुसंधान होते हैं, बोलते हैं, वो मौलिक होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे विज्ञान में अग्नि का आविष्कार हुआ है। अगर हम अभियांत्रिकी की बात करें तो हमने पहिए का आविष्कार किए, मतलब जिसे हम चक्र बुलाते हैं। ये महत्वपूर्ण आविष्कार थे। तो वैसे ही एक आविष्कार कौन सा है, हमारा मुद्रा का आविष्कार है, जो एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, उन्हीं में से मुद्रा का आविष्कार भी एक हमारा क्या है, महत्वपूर्ण आविष्कार है। आगे हम बात करते हैं तो लिखा है, इसने मानव के आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। मतलब इसके वजह से आज देखिए, पैसा है इसलिए मानव के जीवन में इतना परिवर्तन आ चुका है कि हम बता नहीं सकते। मुद्रा के कारण ही क्या हो रहा है, वस्तु एवं सेवा का क्या किया जा सकता है, क्रय विक्रय किया जा सकता है। अगर मुद्रा नहीं होता तो वस्तु एवं सेवा का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था। मुद्रा के कारण विभिन्न आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ण होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि मुद्रा की वजह से अगर आप पैसा देते हो तो आपकी जितनी आवश्यकता है, बहुत सारी हद तक क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था जो आज की हमारी इकोनॉमी है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, मुद्रा के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। मानव के दैनिक व्यवहार में मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्याओं को हल करती है। जो मुद्रा है मानव जीवन में, जैसे कि दैनिक जीवन में जो वस्तु विनिमय में समस्याएं थी, उन समस्याओं को हल करने का काम कौन करती है, तो मुद्रा करती है। तो ये हमारी प्रस्तावना थी। एक वर्ड आया है वस्तु विनिमय, मैंने पहले बताया कि हम वस्तु विनिमय के बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। तो यह जो वर्ड है वो है हमारा कौन सा, वस्तु विनिमय। एक्चुअली होता क्या है वस्तु विनिमय, सिंपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये ए बना देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम बना देते हैं बी को बना देते हैं। जब मान के चलो ये ए के पास चावल है, चावल की खेती करता है मान लीजिए, और जो ये बी है वो गेहूं उगाता है, ये गेहूं की खेती करता है।
जब ए को चावल जो बनाता है उसे अगर गेहूं चाहिए होगा तो बी से क्या ले लेता है, गेहूं ले लेता है। और ये जो जब बी को क्या चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, तो किससे ले लेता है, ये ले लेता है किससे, ए से ले लेता है। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, सिंपल देखिए, जब ए ने चावल उगाया तो उसने किसको दिया, बी को दिया, और जब बी ने गेहूं उगाया तो किसको दिया, ए को दिया। मतलब सिंपल बात है, जब चीजों का मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे लिखा ही है, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, लेन देन करना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे मैंने यहां बताया, चावल के बदले गेहूं दिया। वस्तु विनिमय के माध्यम से अर्थात लेन देन पूर्ण एवं सही, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। मतलब यहाँ पे वस्तु का क्या होता है, विनिमय होता है, एक दूसरे में लेन देन होता है, और इसी प्रणाली को हम क्या बुलाते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बुलाते हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, देखिए मैंने पहले ही बोला, जहां प्रॉब्लम है वही आविष्कार होगा, इसलिए बोला भी जाता है जो आवश्यकता है वही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। ऐसा एक कहावत भी है। ये लाइन है। तो उसी चीज से, जैसे वस्तु विनिमय में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ आवश्यकताएं थी, जो कमियां थी, उसको दूर करने के लिए क्या आया, मुद्रा आई, और मुद्रा की वजह से आज जिंदगी बहुत आसान हो गई। लेकिन वो कठिनाइयां थी क्या, उन कठिनाइयों के बारे में हम पता करना है। उनमें से 5 कठिनाइयां यहां लिखी है, 1 2 3 4 5 और एक्चुअली 6 कठिनाइयां, हमें इनके ऊपर बहुत डिटेली बात करनी है। पहला जो थी, अगर हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे, यहाँ हम पढ़ते नहीं है, हम सीधा यहाँ से चालू करते हैं। कठिनाइयों में पहला पॉइंट क्या है, तो जो ऊपर में 6 पॉइंट थे उन्हीं को पढ़ना है। मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हम मापदंड कर सके, मतलब मापने का कोई साधन नहीं था। जैसे लिखा ही है, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी सामान्य इकाई का अभाव था जिसके द्वारा वस्तु सेवाओं का क्या किया जा सके, माप किया जा सके। जैसे आज हर चीज को मैं मुद्रा में मापते हैं। जैसे कि अगर मैं जिस पेन से लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं ये पेन बोलता हूँ 200 रुपए की है। अगर आप जो मोबाइल से देख रहे हो ये वीडियो 10,000 का है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पेन को मैंने मुद्रा में बताया, आपने मोबाइल को मुद्रा में बताया। मतलब आज हमारे पास एक एकक है, एक ऐसी इकाई है, एक यूनिट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। एक गाय कितने सेर अनाज के बराबर है, एक गाय आप समझता है, गैया कितने सेर अनाज, पहले अनाज को मापने के लिए जैसे अपन किलोग्राम यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं, पहले सेर यूज किया जाता था। कितने सेर के बराबर है, या 1 किलो चावल कितने, जैसे चावल के लिए भी लिखा है कितने किलो गज कपड़े के बराबर है। मतलब कपड़ों को मापने का जो ये था वो था गज के बराबर है। मतलब बोलने का मतलब ये कि हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई माप ही नहीं था। जब कोई माप ही नहीं है तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो कि ये महंगा है, ये सस्ता है। अगर मैं आपको बोलता हूं उस समय, मैं आपको चावल की 1 बोरी देता हूं और आप मुझे बदले की 1 बोरी दे दो, गेहूं की 1 बोरी दे दो, दोनों हमने क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, गेहूं मतलब किसका घाटा हुआ, किसका नुकसान हुआ, आप बता नहीं सकते। अभी तो बता दोगे, क्योंकि अभी क्या है, मुद्रा है। आप मुद्रा के हिसाब से क्या करोगे, कैलकुलेट करेंगे हम, चावल का भाव कितना है, गेहूं का भाव कितना है, इसके बाद हम बता सकते हैं किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ। लेकिन पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो यही कोई मापने का साधन नहीं था। दूसरी चीज, दोहरे सहयोग का अभाव, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मिलता नहीं ना, इससे क्वेश्चन बनता है। हाँ, इस पॉइंट को आप जल्द याद रखिएगा कि दोहरे सहयोग, मुझे आप गेहूं देने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे चावल तो मुझे देने के लिए तैयार हो और मेरे पास चावल है, आपको चावल चाहिए लेकिन मुझे तो गेहूं चाहिए ही नहीं। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम बन जाता हूं, मैं बन जाता हूं, आपको मैं बता देता हूं, इट्स AK सर, और यहाँ पे बना देता हूं ये आप हो, ठीक है। आप गेहूं बनाते हो, आपके पास में गेहूं की खेती है, आप गेहूं उगाते हो, और मेरे पास चावल है, ये मैंने चावल लगा लिया अपने पास। आप मुझे गेहूं देना चाहते हो, मान के चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, आप मुझे गेहूं देना चाहते हो और आप मेरे से चावल लेना चाहते हो, ये आपकी बात है, आप ऐसा करना चाहते हो। लेकिन बात यह है कि मुझे चावल
जो है मेरे पास मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन मुझे गेहूं की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो मतलब आपकी आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं क्योंकि मैं आपको चावल दे सकता हूं, लेकिन आप मेरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे गेहूं तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए बकरी एक। यही चीज, जिस चीज की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है, तो इसी चीज का क्या होता था, अभाव होता था। इसी बोलते हैं दोहरे सहयोग का अभाव। जैसे यह एग्जाम्पल भी बताया है, वस्तु के साथ विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो ऐसे व्यक्ति परस्पर विनिमय करें जिन्हें एक दूसरे की वस्तुओं की क्या हो, आवश्यकता हो। मतलब मुझे भी गेहूं की जरूरत होनी चाहिए थी जैसे आपको चावल की जरूरत है, तभी वस्तु विनिमय काम करता। यदि एक व्यक्ति को चावल चाहिए परंतु उसके पास बकरियां है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास चावल हो परंतु उसे बकरियों की भी आवश्यकता हो। मतलब ऐसे इंसान को, जैसे यहाँ एग्जांपल बताया है, वो हमने गेहूं और चावल वाला डिस्कस किए थे। इनका बोलना है सिंपल है कि अगर आपके पास कोई है, जैसे कि हम यही बना लेते हैं, एक ए नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये हमने ये बना लेते हैं, यहाँ पे ए बन गए, ये हमारे बी बन गए। अगर मैं इनको क्या दे देता हूं, मैं मान के चलिए चावल दे दिया, मैंने चावल दे दिया और इनके पास क्या है, बकरियां है, केवल बकरी है। अब क्या होगा इससे, मैं चावल देने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन ये जो बकरी वाला इंसान है मुझे वो भी तो मिलना चाहिए, जिसे चावल चाहिए और बकरी इसने मुझे देना चाहिए। मतलब दोनों को चीज की क्या होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। आगे हमारा जो पॉइंट है, जो समस्या थी हमारी थी वस्तु की अविभाज्यता की। मतलब वस्तु को बांटा नहीं जा सकता था, डिवाइड नहीं किया जा सकता था। जैसे कि अगर लिखा है जो वस्तुएं अविभाज्य होती है उनकी विनिमय दर का निर्धारण करना कठिन होता है, इस प्रकार से ही अविभाज्य वस्तुएं विनिमय प्रणाली में अत्यंत गंभीर समस्या थी। मतलब क्या, कुछ चीजों को बांटा नहीं जा सकता है ना। जैसे कि मुझे एक गैया चाहिए और आपके पास बकरी है, तो एक बकरी के बदले मैं आपको एक गैया नहीं दे सकता, क्योंकि गैया की कीमत ज्यादा होगी और एक बकरी की कीमत कम होगी। तो मान के चलो मुझे एक बकरी चाहिए और मेरे पास ऐसा मान के चलते एक इक्वेशन बना लेते हैं कि एक जो गाय है वो दो बकरियों के बराबर है, दो बकरियों के बराबर है। तो बोलिए मुझे एक बकरी चाहिए, तो क्या मैं आपको आधी गाय दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि गाय अगर काटोगे तो गौवत्य तो पाप है पहले से, और गैया को काटना भी नहीं चाहिए। मेनली चीज वस्तु को विभाज्यता नहीं करते आता था, बांटते नहीं आता था, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम थी। इसके वजह से भी क्या आया, मुद्रा आया। आगे हम बात करते हैं संचय की कठिनाई। हम इनको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ये बहुत गंभीर समस्या थी। अगर मैंने मान के चलिए मैंने किसी को अनाज दे दिया और उसने मुझे सब्जियां दे दिया, मैंने एक बोरी अनाज दिया और उसने मुझे बदले में एक बोरी सब्जियां दिया। मतलब एक बोरी सब्जियों का अगर मैं अपने पास रखूंगा तो खराब नहीं होंगी, क्यों, अनाज तो नहीं खराब होगा, चलिए मान लेते हैं, पर सब्जियां तो खराब हो जाएंगी ना। तो यही चीज संग्रहण करने की क्या थी, बहुत ज्यादा समस्याएं थी। जैसे यहां लिखा भी है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु का संग्रहण करके रखने की समस्या उत्पन्न होती है। अनाज, जानवर, फल, सब्जियां आदि की संग्रहण करने की समस्याएं सामने आती थी। दूसरी चीज, एक और चीज थी जो थी हमारी समस्या नंबर 5, विलंब स्थगित भुगतान में कठिनाई। मतलब विलंब या स्थगित भुगतान में, मतलब उधार पैसा। जैसे देखिए उधार, हम जो बोलते हैं उधार वाली प्रणाली, उसमें बहुत समस्याएं थी। इसमें आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पढ़ा देता हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्तमान में उधार ली गई वस्तुओं के भविष्य में भुगतान के संबंध में कठिनाइयां होती थी। भुगतान की जाने वाली वस्तु की किस्म, तत्कालीन मूल्य से लेकर क्या होते हैं, वाद उत्पन्न हो सकता है। बैच का भुगतान करने में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। ऐसे पहले प्रॉब्लम थी। जैसे देखिए पहले क्या होता था, मान के चलिए अब सबके घर में गैया भी होंगी उस समय, और सबके घर में बकरी भी होंगी। उस समय एक प्रथा चली होगी कि अगर आप एक बकरी देते हो तो आपको एक गैया दी जाएगी, एक के बदले एक, ठीक है। तो एक इंसान ने क्या किया, एक जैसे नाम दे देंगे हम, राम नाम दे देते हैं। इस राम नाम के बंदे ने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, इधर हम बना देते हैं श्याम को 10 बकरियां दी थी। कितनी बकरियां दी थी, 10 बकरियां दी थी।
लेकिन 3 साल बाद मान के चलिए गैया रहे नहीं, गैयों की डेथ हो गई, उस गांव में गैया ही नहीं थी, बहुत कम थी। अब ये जो राम है वो बोलता है मेरे 10 बकरियों के बदले में मुझे 10 गैया दे। तब जब गैया ही नहीं है, मतलब गैया बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो जब चीजें कम होती है तो मूल्य क्या हो जाते हैं उनके, ज्यादा हो जाते हैं। तो सेम अब ये देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि गैया नहीं है, तो एक बकरी के बराबर एक गैया का मूल्य भी नहीं है, दोनों समान नहीं है। मैं कीमत की बात नहीं कर रहा हूं, मूल्य की बात कर रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर हो गया क्योंकि गैया उस समय ज्यादा थी, बकरियां भी ज्यादा थी, दोनों इक्वल्स में चल रहे थे। लेकिन आज गैया नहीं है और अभी ये बकरी के बदले में जो पहले 10 बकरी दिया था अभी वो मांग रहा है। सो अब झगड़ा हुआ इन दोनों में, क्योंकि ये बोलेगा कि उस समय तो मैंने एक बकरी के लिए एक गाय देने के लिए तैयार था तू, तो आज भी मुझे एक बकरी के बदले एक गाय दे दे। तो ये चीज समस्या होती थी और विवाद क्या होता था, उत्पन्न होता था। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं समस्या नंबर 8 के बारे में। क्या था, एक ट्रेडिशनली वैसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताता हूँ ट्रेडिशनली वर्ड क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि पहले के जमाने में ये वर्ड उतने सुनाई भी नहीं देते थे। मे बी जैसे श्रम विभाजन नया कॉन्सेप्ट है, विशिष्टीकरण नया कॉन्सेप्ट है, ये उस जमाने में नहीं था। क्यों नहीं था, वस्तु विनिमय में जब मुद्रा ही नहीं थी तो इन सब चीजों को नहीं किया जा सकता था। उत्पादन बहुत छोटे पैमाने पे होता था, बहुत कम उत्पादन होता था, इन सब चीजों से ये चीजें बनी। सो दूसरी चीज हमने ये तो पढ़ ले कि वस्तु विनिमय होता क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अभी हम बात करते हैं मुद्रा की कुछ परिभाषाओं के बारे में जो यहाँ पे दी गई है। पहली बात तो जो अर्थशास्त्री है वो मुद्रा की परिभाषाओं से सहमत नहीं है। एक मतलब सभी अर्थशास्त्री अपने हिसाब से क्या देते हैं, परिभाषाएं देते हैं। हमारे पास कुछ 4 परिभाषाएं हैं, इन चारों परिभाषाओं को मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं और आप मुझे एक आधी जनरल परिभाषा बता देना जो आपको अच्छी लगेंगी। जैसे पहली D.H. रॉबर्टसन ये बोलते हैं मुद्रा वह है जिससे वस्तु की कीमत का भुगतान करने एवं व्यवसायिक दायित्व को निपटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहली बात तो इन्होंने बोले वस्तु की कीमत का भुगतान करने, और दूसरा बोले इन्होंने व्यवसायिक दायित्व को निपटाने। अगर मैं ऐसे बोलूं तो इससे बात क्या हुई, तो इससे बात ये साबित हुई, ये बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को खरीदने जाते हो और उसके बदले में भुगतान करना है और जो चीज दोगे आप तो उसे क्या बोला जाएगा, मुद्रा बोला जाएगा। या फिर किसी को अगर आपने व्यवसाय में उधार लिए हो, व्यवसायिक दायित्व है, उसको निपटाना है, मतलब उसका भुगतान करना है, और जो वस्तु आप देते हो उसको क्या बुलाते हैं, ये मुद्रा बुलाते हैं। तो सामान खरीदने पर अगर आप जिसने आपको सामान बेचा उसको कोई वस्तु देते हो, या फिर व्यवसाय में उधार कुछ लिए हो और उसके बदले में अगर कोई वस्तु देते हो तो उसे क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। ऐसा किनका बोलना है, रॉबर्टसन का बोलना है। आगे बात करते हैं प्रोफेसर क्राउथर। मैंने पहले बोला था ये नाम आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलेगा क्योंकि इन्होंने मुद्रा के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। इनके बारे में पढ़ना आप एडिशनली पढ़ सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो। जैसे देखिए कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में या साथ ही मूल्य के माप एवं संचय के रूप में स्वीकार की जाती है वो क्या कहलाती है, मुद्रा। जिसे सामान्य रूप से हर कोई अगर व्यक्ति विनिमय का माध्यम के रूप में उसे क्या करता है, स्वीकार करता है, और उससे मूल्य का माप किया जा सकता है, उसका संचय किया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। ऐसा क्राउथर का कहना। देखिए इससे एक बात, ये विशेषताओं के बारे में बात करें। जैसे हमने बोले ना, मूल्य का माप होता है, संचय होता है। ये प्रॉब्लम थी कहां पे, वस्तु विनिमय की। और मैंने पहले बताया जो वस्तु विनिमय की कमियां हैं, वस्तु विनिमय की कमियां हैं, वही मुद्रा के क्या है, गुण है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और परिभाषा दी है। यह परिभाषा मुझे बहुत पसंद है। क्यों है, देखते हैं। वाकर के हिसाब से, प्रोफेसर वाकर है, देखते हैं इनके बारे में क्या कहना है। तो ये बोलते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बहुत आसान परिभाषा, आप लर्न कर सकते हो। मुद्रा वह है जो क्या करती है, मुद्रा का काम करती है। एंड देन सेलिंगमैन के हिसाब से क्या बोलना है इनका, वो भी पढ़ लेते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। मतलब मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, जिसे मतलब हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना। तो अगर पब्लिकली लोग बोलते हैं मुझे ये चीज मैं मुद्रा के रूप में मानने के लिए तैयार हूं, तो वही क्या कहलाएंगी, मुद्रा कहलाएंगे। तो ये चीज होती है। तो ऐसे हमारे पास कितनी परिभाषा दी गई थी, हमारे पास टोटल
4 परिभाषा दी गई थी। तो मैंने यहाँ पे आपको वस्तु विनिमय क्या होता है वो बता दिया, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां बता दिया और मैंने मुद्रा की कुछ परिभाषा ही बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी में मैं कवर करवाता हूँ, मुद्रा की उत्पत्ति, उसके प्रकार के बारे में, मुद्रा कैसे हुई, क्या क्या उसके प्रकार थे, ये तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है जो मुझे लगता है ये रिलेवेंट है, मुद्रा के गुण या विशेषताएं। जो मैंने बोला था वस्तु विनिमय की कमियां थी वही इसके गुण है या इसकी विशेषता है। पहली चीज, सामान्य स्वीकार करता, मतलब सभी स्थानों पर मुद्रा क्या होती है, स्वीकार्य। मतलब जैसे आप देखिए, कोई अगर आप पैसे देते तो कोई ये नहीं बोल सकता पैसा नहीं चलेगा, पैसे की जगह आप अपने घर का सोना ला के दो या सामान ला के दो, नहीं। तो ये गुण है इसका कि सभी जगह पे क्या होती है, स्वीकार्य होती है, सभी लोग इसका स्वीकार करते हैं और विनिमय का क्या होता है, ये माध्यम होता है। मतलब जब वस्तु को क्रय विक्रय करोगे तो आप उसके बदले में क्या दोगे, पैसा दोगे। दूसरी चीज, विभाज्यता होती है, वस्तु विनिमय में विभाज्यता नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, पर इसमें विभाज्यता होती है क्योंकि मैंने पहले तो एक आपको पहले भी बोल दिया कि जो वस्तु विनिमय की कमियां है उसका उल्टा ही क्या है, उसके गुण है, और ये गुण किसके है, मुद्रा के गुण है। छोटे व्यवहारों को, मुद्रा को छोटे मूल्य में क्या किया जा सकता है, सरलता से विभाजन किया जा सकता है। दूसरी चीज, टिकाऊपन, मुद्रा में टिकाऊपन होता है। जैसे देखिए, मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होता है कारण व्यवहार में मुद्रा, सिक्के दीर्घकाल बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपके हाथ में अगर आज आपके पर्स में मान कर चलिए 2000 की नोट होंगी या 2000 या 500 की नोट होंगी, तो आप सोचिए वो नोट कितने लोगों के पास गई होंगी, फिर आपके पास आई होंगी। सो टिकाऊपन है, एक बार व्यवहार करने के बाद वो खत्म नहीं हो जाती, बार बार वही मुद्रा क्या होती है, यूज होती है। दूसरी चीज, नेक्स्ट जो विशेषता है हमारे पास वो है कि मुद्रा सरलता से पहचाना जा सकता है। जैसे यहां लिखा है, ये पहचाना जा सकता है। क्यों पहचाना जा सकता है, हर व्यक्ति को मुद्रा की पहचान होती है। जैसे अगर 100 की नोट है, मतलब कोई नोट है वहां 100 लिखा है तो आप समझ जाते हो 100 की नोट है, मतलब हर किसी को मुद्रा की क्या है, पहचान होती है और यहाँ किसी प्रकार की शंका नहीं होती। अगर कोई बोलता है 500 की नोट है और बोलता है कोई 5 रुपए की नोट है, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो मुद्रा की अपनी पहचान होती है। दूसरी चीज यह बोला है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब वहीनीयता होती है, मतलब एक स्थान से उसे दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, सुविधा के हिसाब से स्थानांतरित किया जा सकता है। और जैसे व्यवहार में लाई जाने वाली मुद्रा या करेंसी एक दूसरे के पास हम हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं आपको 1000 रुपए दे सकता हूँ, तो मतलब मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, मतलब आसानी से इसका स्थानांतरण होता है। इसकी एक और विशेषता है एकरूपता। एकरूपता मतलब एक विशिष्ट परिणाम की मुद्रा विशेष गुणों के कारण एक समान दिखाई देती है। जैसे सभी के लिए मुद्रा का सेम ही इंपॉर्टेंस है, अगर वो 10 रुपए की नोट है तो सबके लिए 10 ही रुपए की नोट होंगी, किसी के लिए 100 रुपए की नोट बनने वाली नहीं है, 10 की 10 ही रहने वाली है। एंड देन लास्ट जो टॉपिक है, हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है स्थिरता। स्थिरता में क्या है यहाँ पे, सो मैं आपको बता दूं, स्थिरता से आशय यहाँ होता है कि मुद्रा का मूल्य जो होता है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब 10 का 10 ही रहने वाला है। आज जो 10 की नोट्स है वो 10 की ही नोट्स रहेंगी। आज 10 की नोट्स कल 11 रुपए की नोट नहीं बन सकती, इसके मूल्य में क्या रहती है, स्थिरता रहती है। हाँ, अगर सरकार चाहे तो 10 के नोट्स को कैंसिल करा के क्या बना सकती है, 11 रुपए की नई नोट्स बना सकती है, लेकिन 10 रुपए की नोट 11 रुपए की नोट नहीं बन सकती। मुद्रा के मूल्य में हमेशा क्या रहेंगी, स्थिरता रहेगी। मतलब अगर आज मेरे पास 500 की नोट्स है और 10 साल बाद भी यही नोट मेरे पास कितनी की कहलाएंगी, 500 रुपए के बराबर ही होंगी। हाँ, और एक बात हो सकती है, डिमोडलाइजेशन, विमुद्रीकरण अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करें इसके लिए, तो आपके पास अगर पुराने 1000 रुपए की नोट्स है आज भी आपके पास, तो 1000 रुपए नहीं है, वो क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ये स्थिरता उसकी क्या हो गई, मौद्रिक मूल्य उसका खत्म हो गया। जब सरकार चाहे तो ये ऐसा करवा सकती है, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ विमुद्रीकरण नहीं होता है, डिमोनेटाइजेशन नहीं होता है, तब उस मुद्रा का मूल्य स्थिर ही होता है। सो इसकी क्या हो गई, ये विशेषताएं हो गई। सो मैंने आपको इस वीडियो में इतनी बातें करवा दिया। आने वाली 2 वीडियो के बारे में आपको मैं बता दूं, जो इसके 2 पार्ट बनेंगे। इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा हमारा, जैसे ये होगा मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार
ये जो मुद्रा का प्रकार है वो बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की मुद्रा यूज होती है। कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, सबसे पहली मुद्रा कौन सी थी, वो हमारा इसके बाद सेकंड पार्ट बनेगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट बनेगा वो होगा मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है, वो मुद्रा के कार्यों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट एक और पार्ट मैं बना दूंगा आपके लिए स्पेशल। एक्चुअली ब्लैक मनी होता क्या है, ये टॉपिक मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, इन डेप्थ बताऊंगा, और आपका ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट भी क्या करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।